बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान मसीन। नाज़रीन, जैसा कि आज ईद उल फ़ितर का दिन है, तो सबसे पहले तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों के लिए मेरी तरफ़ से दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल फ़ितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मौके पे मेरी तरफ़ से आप तमाम देखने वालों के लिए दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पे, आप पर, आपकी फ़ैमिली पर, आपके बच्चों पर, आपके बहन-भाइयों पर, आपके वालिदैन पर और आपके रिश्तेदारों पर और दोस्तों पर अपनी बरकतों का, नेमतों का और रहमतों का जो साया है, उसे हमेशा बरकरार रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब बात करते हैं आज के प्रोग्राम की जो हमारी ख़बरें हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि ईद उल फ़ितर तो आई और आज ईद उल फ़ितर गुज़र भी जाएगी। लेकिन इस ईद उल फ़ितर के साथ जो डेडलाइन थी, जिसको रेड लाइन भी कहा जा रहा है, वो आज क्रॉस हो गई। रेड लाइन गुज़र गई है, रेड लाइन क्रॉस हो गई है और इसके बाद एजेंडा भी तैयार है और डंडा भी तैयार है। सख्ती बढ़ने जा रही है, कड़े वक्त का आगाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी हलचल की बाज़गश्त है और एक बड़ी कार्रवाई को अनर्थ किया गया है। लेकिन आज इन तमाम नुकात की ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट की खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास समन किया गया था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस के नामों पर गौर करना था और उसमें से 2 जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया जाना था। लेकिन जुडिशल कमीशन के अरकान के अदम दस्तयाबी की वजह से ये जो इजलास है, इसे 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। अब 11 अप्रैल को नाज़रीन ये इजलास तो होना है, लेकिन जो नज़रें हैं, जिस बात का इंतज़ार है कि पेशावर हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस साहबान लगे हुए हैं। इन कायम मकाम चीफ जस्टिस की साहबान की जगह पे जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान हैं, वो कब इन हाई कोर्ट्स में लगाए जाएंगे? तो नाज़रीन इतलात ये आ रही हैं कि अप्रैल के महीने में ही, यानी जल्द 11 अप्रैल के जुडिशल कमीशन के उस इजलास में जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज लाने का फैसला किया जाएगा, इस इजलास के फौरी बाद जो है जुडिशल कमीशन का एक और इजलास होगा और इस इजलास में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पेशावर, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के हवाले से नामों पर गौर किया जाएगा और मुस्तकिल चीफ जस्टिस के हवाले से हतमी जो फैसला है वो सादिर किया जाएगा। एक तो नाज़रीन इस हलचल की बाज़गश्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जल्द ये दूसरा इजलास भी होने जा रहा है, जिसके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे हाई कोर्ट में, बल्कि उनकी जगह पे मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान आ जाएंगे और उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब भी मुतलका जो गवर्नर हाउसेज़ हैं या फिर ऐवान सदर हैं, वहाँ पर यह तकरीब जो है मुनक़द की जाएगी। अब देखते हैं ये इजलास कब होता है। लेकिन नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई चूना लगाने की कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई खेलने की या सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने की कोशिश करे? तो नाज़रीन ऐसा हुआ है। आप चाहे सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ है। ख़बर नाज़रीन ये है कि एक इदारा है हार्वर्ड स्कूल के नाम से, उसकी तरफ से एक एडवर्टीज़मेंट जारी की गई, ये ऑफ़र दी गई कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उनके यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट का इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम है वो करवाया जाता है। जब नाज़रीन ये बात सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में आई कि हार्वर्ड स्कूल की तरफ से कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है, स्पॉन्सर सुप्रीम कोर्ट का इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसकी ऑफ़र की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया गया। मुतलका इदारों को उनके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेन की गई और साथ में ये ख़बर भी दी गई कि कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा प्रोग्राम किसी भी स्कूल के लिए, चाहे वो हार्वर्ड स्कूल है, चाहे कोई और तालीमी इदारा है, किसी भी तालीमी इदारे के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटर्नशिप का कोई प्रोग्राम स्पॉन्सर नहीं करती है। और इस एलामिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट का अपना सालाना इंटर्नशिप का प्रोग्राम है जिसे चलाया जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट रन करती है और एक मुनासिब अमल और तरीक़ाकार के ज़रिए ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और ये 1 साल का इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है। आप ये अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस तरीके से भी धोखेबाजी की जाती है।
बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जाता है सिर्फ पैसा बनाने के लिए। मकसद क्या है? पैसा बनाने के लिए। और पैसा बनाने के लिए लोग अपना ईमान कैसे बेचते हैं वो हम सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। हमें कोई जो मर्जी कहता रहे, लेकिन हम देखते हैं कि डॉलर बनाने वाले कैसे डॉलर बनाते हैं। वो एक पिछले दिनों हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि बड़ी खबर, इमरान खान के शराइत के ऊपर अडयाला जेल में बुध के रोज़ बड़ी मुलाकात होने जा रही है। उधर खान साहब की पार्टी के लोगों की मुलाकात नहीं होती, लेकिन वो अपना चूरन डॉलर कमाने के लिए बेच रहा था कि खान साहब की शराइत के ऊपर अडयाला जेल में बड़ी अहम बैठक। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो डेडलाइन वाली ख़बर है, एजेंडा और डंडा, ये क्या मामला है, इसकी डिटेल पर बात कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन जो डेडलाइन दी गई, ये मुख्तलिफ डेडलाइंस की मुख्तलिफ ख़बरें हैं। यानी ये जो ख़बर है डंडा और एजेंडा तैयार, ये ढेर सारी ख़बरों का मजमुआ है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो हुकूमत की जानिब से जो अफ़गान पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे जो मुक़ीम हैं, जिनको आज 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई थी, वो डेडलाइन नाज़रीन आज गुजर चुकी है। इमरान खान की भी डेडलाइन है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस डेडलाइन पर बात करना ज़रूरी है। आज वो डेडलाइन गुजर चुकी है और अब नाज़रीन होगा ये जो गैर कानूनी तौर पे अफ़गान पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और सिर्फ ये नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के ख़िलाफ़ अमेरिका में इस्तेमाल किया है, वही फार्मूला पाकिस्तान में भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसी स्ट्रेटजी को, हिकमत अमली को यहाँ भी अपनाया जाएगा। अब वहाँ पे क्या किया गया? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जो गैर कानूनी मुक़ीम लोगों को अपने पास रिहाइश देगा, अपने पास रखेगा, उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी ये कार्रवाइयाँ उन तमाम मालकान के ख़िलाफ़ की जाएंगी जो अफ़गान गैर कानूनी शहरियों को किराए पर मकान देते हैं, और अगर उन्होंने 31 मार्च तक उसको खाली नहीं कराया और उनके घर में रहने वाले अफ़गान जो लोग हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम हैं, तो मकान मालकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। सर्च ऑपरेशन भी जहाँ जहाँ पे अफ़गान शहरी मुक़ीम हैं, उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा। और जो अफ़गान शहरी पकड़े जाएंगे गैर कानूनी तौर पे जो मुक़ीम हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाएंगे। और जिनके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएंगे, इसका मतलब यह है कि दोबारा जब वो पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई करेगा, उसे पाकिस्तान का वीज़ा मिलना इंतहाई मुश्किल होगा कि उसे दोबारा पाकिस्तान का वीज़ा मिले, क्योंकि ऑलरेडी जब उसका फिंगरप्रिंट मौजूद होगा तो ये डिपिक्ट करेगा कि ये पहले भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम था। अब इसको वीज़ा जारी किया गया तो दोबारा आके ये पाकिस्तान में गुम हो सकता है, गायब हो सकता है, डंकी लगा सकता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट धोखाधड़ी से, फ्रॉड के साथ, रिश्वत दे के बनवाए गए हैं, चाहे शनाख्ती कार्ड हैं, चाहे बे फॉर्म हैं, चाहे पासपोर्ट हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को मनसूख भी किया जाएगा। एक तो नाज़रीन ये डेडलाइन आज गुजरने जा रही है। दूसरा नाज़रीन जो मामला है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। एक तो आज ईद उल फितर की नमाज इमरान खान साहब अदा नहीं कर सके। तीसरी इत्तीबानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल में, और ईद उल फितर की नमाज सिक्योरिटी रीजनिंग की वजह से जो है इमरान खान साहब को पढ़ने नहीं दी गई और खान साहब अपनी जेल में रहे। लेकिन ये खबर सामने नहीं आई कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात करवाई गई है, नहीं करवाई गई। इमरान खान साहब की उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई गई है, नहीं करवाई गई। ईद का त्यौहार है, मजहबी त्यौहार है, तो ये मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू होनी चाहिए थी, इखलाकी तौर पे होनी चाहिए थी, और शायद कानूनी तौर पे भी इसका तकाजा मौजूद है। अब आ जाते हैं कि जो इमरान खान साहब ने खुद डेडलाइन दे रखी है। इमरान खान साहब ने डेडलाइन दे रखी है कि ईद उल फितर के बाद हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अलायंस बनाने जा रहे हैं। अब वो अलायंस की इमरान खान साहब ने जो डेडलाइन दी है वो ईद के बाद सामने आना चाहिए, उसकी एक शक्ल नज़र आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ को अपने लाले पड़े हुए हैं। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से जो दावे किए गए, जो पेशगोइयाँ की गई, मरवत साहब ने जो कहा उसको फ़िलहाल हम साइड पे रख देते हैं। ज़राए तो ये दावा करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े अरसे से एग्जिस्ट करता है और उस वक्त से मौजूद है जब 26वीं आईनी तरमीम इंट्रोड्यूस होने जा रही थी। 20 अरकान उस फॉरवर्ड ब्लॉक में का हिस्सा हैं, उस फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हैं, और उनकी सपोर्ट के साथ, उनकी मामनत के साथ 26वीं तरमीम के जो वोट हैं उसको पूरा किया गया। अब इमरान खान साहब ने जो इत्तेहाद बनाना है उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब की प्लेयर हैं।
और मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब तक के जो मामलात हुए हैं उसमें कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी, और उसमें बताया गया है ज़राए की तरफ से कि जो कंसर्न्स हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडमिट करती है, और उन तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम करने के बावजूद अभी तक PTI ने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उन तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया। उसमें एक तो गंडापुर साहब हैं कि वजाहत करें कि गंडापुर इस इत्तेहाद की तश्कील से पहले ही इत्तेहाद की तश्कील की जो कोशिशें हैं, जब वो कोशिशें चल रही होती हैं, गंडापुर ऐसा क्यों बयान देते हैं जिससे वो कोशिशें सबूताज हो जाती हैं। तो फ़िलहाल तो नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि जो ग्रैंड अलायंस बनाने की बात की गई है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसकी तस्दीक ग्रैंड अलायंस में जो मौजूद चंद अहम रहनुमा हैं उनकी तरफ से की गई है कि अभी तो कोई ऐसी बात नहीं बन सकी जिसको लेके ये दावा किया जा सके कि PTI ये ग्रैंड अलायंस हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाने में कामयाब हो चुकी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी तक गो अहेड नहीं दिया है, ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। दूसरा नाज़रीन, जो सख्ती और कड़ा वक्त शुरू होने जा रहा है, एजेंडा तो वो मैंने आपको बता दिया ना कि अफ़गान जो गैर कानूनी मुकीम है उनके ख़िलाफ़ एजेंडा क्या तैयार किया गया, उनके ख़िलाफ़ कैसे एक्शन लेके उन्हें कैसे पाकिस्तान से बेदखल करना है, निकालना है, और उनके ख़िलाफ़ किस किस्म का एक्शन लिया जाएगा, वो एजेंडा मैंने आपको बता दिया। अब डंडे की बात भी कर लेते हैं। डंडे के हवाले से मरवत साहब ने यह भी कहा था कि 3 मरतबा मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, 3 मरतबा निकला हूँ, 3 मरतबा पार्टी में मुझे दोबारा माना गया कि मैं पार्टी का रुकन हूँ, मेरी कुर्बानियाँ हैं। चौथी मरतबा मरवत साहब ये कहते हैं कि जो मुश्किल वक्त ईद उल फितर के बाद आ रहा है, उसके बाद मेरे नाम के साथ जो साबिका का सीगा लगा दिया गया है, यानी मेरे नाम के साथ जो कहा जाता है कि साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये हटने वाला है। यानी सख्ती का एतराफ़ जो है वो शेर अफजल मरवत साहब भी करते हैं। लेकिन हमें ज़राए नाज़िर बताते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ेगी, और इस सख्ती की बहुत सारी वजूहात हैं। जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या पेश आया, उसने इस सख्ती के हवाले से फ़ैसला साजी में बड़ा अहम किरदार, बड़ा अहम रोल अदा किया है। अब इस अफसोसनाक वाक़े ने कि अब हार्ड रियासत बनेगी, तो जो मरवत साहब कह रहे हैं उससे मुतल्लिक़ नाज़िर ज़राए का ये दावा है कि कानून साजी होने जा रही है, कानून साजी होने जा रही है, और जो कवानीन हैं उन्हें अब एक दूसरे के साथ हम आहंग किया जाएगा, और उसमें किसी किस्म का लैप नहीं रखा जाएगा, लैप्स नहीं रखे जाएंगे, जिससे किसी किस्म का जो इस किस्म के अस्करियत पसंद जो अनासर हैं, दहशतगर्द जो अनासर हैं, उसको इसका कोई फ़ायदा पहुंच सके। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती क्या हो सकती है? तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती हो सकती है उनके सोशल मीडिया की टीम के हवाले से। जो उनके सोशल मीडिया के जंगजू हैं उन पर सख्ती आ सकती है। खान साहब का ग्रैंड अलायंस बनता है नहीं बनता, लेकिन जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके नफ़रत और मायूसी इदारों के ख़िलाफ़ फैलाई जाती है, जो जहर उगला जाता है, उसके ख़िलाफ़ भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये आज से ऑनवर्ड आप देखेंगे, ये ईद की छुट्टियां ख़त्म हो जाएं, 7 अप्रैल से नया हफ्ता शुरू हो जाए, आप इस हवाले से चीज़ों को अमली तौर पे देखेंगे कि डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, हैपनिंग्स होने जा रही हैं। तो ये डंडा भी तैयार है, और इस डंडे की लपेट में कौन कौन आएगा ये भी आप देखेंगे, और कोई नरमी नहीं आपको नज़र आएगी, सख्ती नज़र आएगी। और सख्ती ये इसका ये मतलब नहीं होगा कि आइन और कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा, आइन और कानून के मुताबिक सारी सख्ती होगी। लेकिन नाज़रीन एक और चीज़ भी है, अब इसमें जो कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होनी हैं बलूचिस्तान में, जिसमें बलूचिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़, अस्करियत पसंद अनासर के ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयों को बढ़ाएंगे। लेकिन पिछले दिनों जो खैबर पख्तूनख्वा में एक ड्रोन अटैक का जो वाक़या पेश आया, जिस पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इस इंसिडेंट में, इस हमले में सिर्फ दहशतगर्द एलिमेंट को टारगेट किया गया। लेकिन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि इस वाक़े में की इंक्वायरी करवाई जाएगी और देखा जाएगा कि वाकई दहशतगर्द अनासर इसमें हलाक हुए हैं, जहाँ भाग हुए हैं, जहाँ मासूम शहरी भी इसका निशाना बने हैं। लेकिन आज इसके साथ साथ बैरिस्टर सैफ, दो तर्जमान है खैबर हुकूमत के, उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि ये जो अटैक किया गया है, इसमें जो लोग जिनको टारगेट किया गया था, वहाँ पर
ये जो ठिकाना था, ये ठिकाना इस्तेमाल हो रहा था दहशत गर्दों के ठिकाने के लिए, रिहाइश के लिए, नकलो हरकत के लिए। और दूसरा उनकी तरफ से कहा गया कि जब ये अटैक हुआ तो इस जगह के इतराफ़ में गैर मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। तो ये दिल खराश वाक़या पेश आया है जिसमें दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान जो है मासूम लोग जो है वो भी निशाना बने हैं। तो ये एक चीज़ भी सामने आ रही है कि अगर ये कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ की जानी है और इसके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन होती है, अगर इस तरीके से गैर मुसल्लह लोग भी टारगेट होंगे तो फिर ये सवाल भी उठेंगे। तो ये इस चीज़ को जितना एहतियात के साथ किया जाए तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा मुनासिब होगा कि आम शहरी जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों के ऑपरेशन के निशाना ना बने और टारगेट प्योरली जो है वो दहशतगर्दों की किया जाए और दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।